हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों आज से एक नई सीरीज की शुरुआत हम कर रहे हैं। एसएससी जीडी और सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए दोनों ही एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज रहने वाली है। जहाँ दोस्तों डेली बेसिस पर हम एक हिंदी मॉक टेस्ट यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, केवल यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन रहेगा, छोटी सी वीडियो रहेगी, 25 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपके लिए एक टारगेट रहेगा, चैलेंज रहेगा कि क्या आप 25 में से 25 क्वेश्चनों का सही आंसर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्विज। लेकिन क्विज स्टार्ट करने से पहले इतना कहना चाहूँगा, अगर आप इस क्विज का पीडीएफ चाहते हैं विद आंसर की तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है और वही लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। और हिंदी की जो पीडीएफ है या जो भी हम मॉक टेस्ट यहाँ पे करवाएंगे, हिंदी जीके का जो भी सीरीज हम लेके आएंगे, उन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी मॉक टेस्ट। तो दोस्तों लेते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल यहाँ पे निर्देश दे रखे हैं कि पहले 3 क्वेश्चंस में आपको वाक्यांश के 4-4 विकल्प दे रखे हैं, उचित विकल्प का आपको चयन करना है, यानी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 है, व्याकरण का ज्ञान रखने वाला, जो व्यक्ति व्याकरण का ज्ञान रखता है उसे हम क्या कहते हैं? पंडित, विद्वान, व्याख्याता या व्याकरण? तो दोस्तों जो व्यक्ति व्याकरण का ज्ञान रखता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया है, जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहते हैं? जिस पर नहीं, जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहा जाता है? अभियुक्त, अधियुक्त, अधियोक्ता या अभियोक्ता? तो दोस्तों जिस व्यक्ति के द्वारा अभियोग लगाया गया हो उसे हम अभियोक्ता कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और दोस्तों आपके लिए चैलेंज है, 25 में से 25 क्वेश्चन आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, जो पहले कभी न हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? तो ये तो काफी आसान है, आपको पता होगा, जो चीज पहले कभी नहीं होती है उसे हम कहते हैं अभूतपूर्व। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम अभूतपूर्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगले 3 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में आपको विलोम शब्द बताने हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब जो शब्द है अभ्यंतर, तो अभ्यंतर का मतलब होता है दोस्तों जो अंदर का है। ठीक है, तो इसका जो विलोम शब्द बनेगा वो बनेगा बाह्य। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अग्रज, अग्रज का विलोम शब्द क्या बनेगा? तो दोस्तों जो परिवार में बड़ा होता है उसे हम अग्रज कहते हैं। तो अग्रज का क्या बनेगा दोस्तों? अनुज बनेगा। जो छोटा होता है उसे हम अनुज कहते हैं। ठीक है, तो अग्रज का विलोम शब्द क्या बनेगा? अनुज। ऑप्शन सी। अगला सवाल है दोस्तों सात्विक। तो सात्विक वो है जो दोस्तों स्थायी रूप से रहता है। ठीक है, सात्विक जो है परमानेंटली जो रहती है चीज, कोई भी चीजों से हम सात्विक कहते हैं। तो इसका जो विलोम शब्द बनेगा वो बनेगा तामसिक, जिसको इंग्लिश में हम टेम्परेरी कहते हैं। एक परमानेंट है, ये टेम्परेरी है, सात्विक और तामसिक। तो सात्विक शब्द का जो विपरीत बनेगा, विलोम शब्द बनेगा, वो तामसिक बनेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक वाक्य दिया जाएगा, तो वाक्य की किस भाग में त्रुटि है, एरर है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे लेते हैं, वह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन गया है, वह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन गया है, इसमें किस पार्ट में त्रुटि है? अगर कोई भी त्रुटि नहीं है तो आपको ऑप्शन डी पर क्लिक करना है दोस्तों। तो वह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन गया है, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों यहां पे बताइए क्या आएगा यहाँ पे सही आंसर? तो दोस्तों आपको पता होगा इंग्लिश में एक शब्द होता है सुपरफ्लोयस एक्सप्रेशन, यानी जरूरत से ज्यादा शब्द का इस्तेमाल करना। तो यहां पे ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर होगा। वह पौधा बड़ा वृक्ष बन गया है या वह पौधा विशाल वृक्ष बन गया है, बात एक ही है। ये जो दोनों शब्द हैं बड़ा और विशाल, दोनों सुपरफ्लोयस हैं, यानी जरूरत से ज्यादा यहां पे शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पार्ट 2 में यहां पे मिस्टेक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, तो इसके किस पार्ट में त्रुटि है? पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है या कोई त्रुटि नहीं है?
तो दोस्तों यहाँ पे जो गलत है वो ये है कि पुलिस द्वारा चोरी, ये जो चीज है यहाँ पे ऑप्शन जो ए दे रखा है यहाँ पे ये शब्द गलत है। क्यों गलत है? इसमें कारक संबंधित अशुद्धि है। यहां द्वारा के स्थान पर को का प्रयोग होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, ये यहां पे क्या है? गलत है। यहां पे क्या आएगा? को। किसका प्रयोग होगा? पुलिस को चोरी का माल बरामद हो गया। हम यही तो कहते हैं कि भाई पुलिस को चोरी का माल है वो बरामद हुआ है, या ये नहीं कहते कि पुलिस के द्वारा, पुलिस को चोरी का माल बरामद हुआ है। तो ऑप्शन ए यहां पे क्या है? सही आंसर होगा। यहां पे त्रुटि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी का व्यक्तित्व महान व्यक्तित्व है। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व महान व्यक्तित्व है, इस वाक्य में त्रुटि किस पार्ट में है? तो दोस्तों यहां पे जो सही आंसर है आपका वो होगा ऑप्शन सी। यहां पे गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक बार फिर से क्या है? सुपरफ्लुअस का प्रयोग किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अनावश्यक शब्द है। ठीक है, क्योंकि द्विवेदी जी का व्यक्तित्व महान है, एक ही बात है, व्यक्तित्व महान व्यक्तित्व है, दोनों यहां पे क्या है? त्रुटि, थोड़ा सा बोलने में सही नहीं लगता, सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहां पे राइट आंसर होगा। ये यहां पे गलत, यानी ज्यादा यूज किया गया है। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व महान है, बस इतना भी हम लिख सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये सुपरफ्लुअस है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 में आपको रिक्त स्थान पर उचित शब्द का प्रयोग यहां पे करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे लेते हैं। कह रहा है कि बुलंद दरवाजा मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनाई गई संपूर्ण कृतियों में श्रेष्ठतम खालिस्तान है। बुलंद दरवाजा मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बनवाई गई संपूर्ण कृतियों में, जितनी भी कृतियां उन्होंने की उनमें क्या है? श्रेष्ठतम भवन है, कृति है, इमारत है या किला है। तो दोस्तों यहां पे संपूर्ण यानी कंपैरिजन हो रहा है किससे? कृतियों से। तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों? कृति आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आवेदन लिखते समय शब्दों के खालिस्तान में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आवेदन लिखते समय, कोई भी एप्लीकेशन हम लिखते हैं तो उसके समय शब्दों के खालिस्तान में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो शब्दों के उपयोग में, प्रयोग में, संयोग में या सुयोग में, तो जो भी आप एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें दोस्तों शब्दों का क्या होता है? प्रयोग होता है। जो भी आप शब्द यूज कर रहे हैं, यूज उसमें कर रहे हैं, उसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आप पा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में दे रखा है, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विद्वान अपने गुणों के कारण खालिस्तान होते हैं। तो विद्वान है वो अपने गुणों के कारण क्या होते हैं दोस्तों? विख्यात होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। तो ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। विद्वान अपने गुणों के कारण विख्यात होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन दोस्तों, यहां पे एक अनुच्छेद है गद्यांश, और उसके आधार पे आपको बताना है कि यहां पे सही खालिस्तान में क्या आने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे क्योंकि ये पीडीएफ है दोस्तों, तो यहाँ पे साइड में आपको एक मैं स्पेशल यहाँ पे पीडीएफ दिखा दूंगा। यहाँ पे गद्यांश और आगे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए। देश प्रेम मनुष्य की एक सहज, निश्चल, सात्विक और नैसर्गिक खालिस्तान है। तो देश प्रेम जो है मनुष्य की क्या है? प्रकृति है, यानी प्रवृत्ति है, मांग है, निर्वृत्ति है या पुण्यवृत्ति है? तो दोस्तों देश प्रेम मनुष्य की एक सहज, निश्चल, सात्विक और नैसर्गिक क्या है? प्रवृत्ति है। भाई सभी लोग देश से प्यार करते हैं, देश के भक्त हैं, तो देश प्रेम क्या है? प्रवृत्ति है, आपका नेचर है दोस्तों। यहां पे सही शब्द क्या आएगा? ऑप्शन ए। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा? ए आ जाएगा दोस्तों। जिसके खालिस्तान मात्र से मानव मन में निहित अनेक गुण खालिस्तान होते हैं। दोबारा समझिए, देश प्रेम मनुष्य की एक सहज, निश्चल, सात्विक, नैसर्गिक और क्या है दोस्तों? प्रवृत्ति है, जिसके खालिस्तान मात्र से मानव मन में निहित अनेक गुण खालिस्तान होते हैं। तो जिसके प्रस्फुटन, यानी जो देश प्रेम निकल के बाहर आता है उसको बोलते हैं प्रस्फुटन। कोई भी चीज बाहर निकल के आती है उसको बोलते हैं प्रस्फुटन। तो यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 14 है, यहां पे ऑप्शन देखिए, विस्फोटन है, प्रतिशोधन है, संयोजन है। तो विस्फोटन थोड़ी होता है, यहां पे प्रतिशोध तो बदला होता है, संयोजन में नहीं होता। तो सही शब्द क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा,
प्रस्फुटन। जब देशभक्ति प्रस्फुटन आती है बाहर, मतलब निकल के आती है मन से, तो उससे क्या होता है, मानव मन में निहित अनेक गुण खालिस्तान होते हैं। तो क्या होते हैं दोस्तों, मानव मन फलित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे क्या आएगा, फलित होना। क्वेश्चन यहां पे आपको साइड में दिख रहे होंगे, यहाँ पे ऑप्शन जो है और गद्यांश आपको यहां पे स्क्रीन पर नजर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहा है, वही सच्चा देशभक्त है जो खालिस्तान को सर्वोपरि मानता है। तो आप मुझे बताइए, सबसे जो सच्चा देशभक्त कौन है, जो किसको सर्वोपरि मांगता है दोस्तों, स्वहित को, परहित को, देश हित, परमहित। तो दोस्तों सच्चा देशभक्त वही है जो देश हित को सर्वोपरि मानता है। तो यहां पे आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी, देश हित। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि वही सच्चा देशभक्त है जो देश हित को सर्वोपरि मानता है और उसके लिए प्राणों का खालिस्तान करने के लिए कटिबद्ध रहता है। तो दोस्तों प्राणों का क्या करते हैं हम, विसर्जन, प्राणों का मतलब शहीद हो जाते हैं देश के लिए दोस्तों, प्राणों का त्याग करना, विसर्जन करना। ठीक है दोस्तों, तो प्राणों को त्यागने के लिए भी कटिबद्ध रहता है दोस्तों। इसीलिए देशभक्त व्यक्ति सदैव अनुकरणीय होता है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये गद्यांश भी समझ में आएगा और आराम से आपने आंसर भी यहां पे सही दिए होंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 में 4 वाक्य हैं, इनमें एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। तो आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अब वाक्य को हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाई, सीता को अपनी सहेलियों को बुलाई, सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाए, या सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाया। तो आप मुझे बताइए यहां पे सही सेंटेंस कौन सा है। तो सही सेंटेंस कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन डी, सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहां पे बैल और बकरी घास चरती है। अब यहां पे ऑप्शन बी में बैल और बकरी घास चरते हैं, ऑप्शन सी है बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती हैं। तो दोस्तों बैल और बकरी दो पर्सन, यानी दो यहां पे एनिमल हो गए, तो बहुवचन हो गए, तो यहां पे क्या आएगा, एन की मात्रा। ये तो बिल्कुल सही है। अब चरता है या चरते हैं, तो चरते हैं। ऑप्शन बी सही सेंटेंस है दोस्तों, बैल और बकरी घास चरते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को हम देख लेते हैं। कह रहा है कि वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, या वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों से 6 अंग माने जाते हैं, या वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। तो कौन सा यहाँ पे शब्द सही है दोस्तों, सेंटेंस। तो यहाँ पे सही सेंटेंस है ऑप्शन ए, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। हम वेद पढ़ते हैं, उनके कितने अंग है दोस्तों, 6 अंग। तो वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। सही यहाँ पे शब्द का प्रयोग ही सेंटेंस की पहचान करवाता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले 3 क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 यहाँ पे मुहावरे और लोकोक्ति हैं। तो मुहावरे और लोकोक्ति के अर्थ का सही विकल्प आपको चुनना है। पहला ही सवाल है मुहावरे में, आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार मुहावरे का अर्थ क्या है। कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार। तो बैल के आगे बैठ जाना, या बैल से लड़ाई करना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, या बैल को पीटना। तो दोस्तों आ बैल मुझे मार का मतलब होता है कि जानबूझकर मुसीबत मोल लेते हैं, यानी अनचाही चीजें हम करते हैं और मुसीबत में फंस जाते हैं दोस्तों, जानबूझकर। तो क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी यहां पे राइट आंसर होगा। आ बैल मुझे मार का अर्थ होगा जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। अगला सवाल है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है, नाच न आने पर आदमी टेढ़ा हो जाता है, नाचने के लिए टेढ़ा आंगन चाहिए, अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरों को दोष देना, या आदमी टेढ़ा होकर नाचता है। तो दोस्तों नाच न जाने आंगन टेढ़ा का जो सही अर्थ बनेगा वो होगा ऑप्शन सी, अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरों को दोष देना। तब हम कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यस और नो। अगला सवाल दोस्तों, आगे नाथ ना पीछे पगहा, आगे नाथ ना पीछे पगहा मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दोस्तों आगे नाथ ना पीछे पगहा, इसको इस प्रकार से हम कहते हैं कि आगे आग ना पीछे पानी। तो जिसका कोई ना हो, जिसका कोई ना हो उसे हम कहते हैं दोस्तों आगे नाथ ना पीछे पगहा। ऑप्शन सी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो क्रिया अभी हम
हो रही होती है उसे हम कहते हैं सामान्य वर्तमान, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, सामान्य वर्तमान इसको कहा जाता है जो क्रिया अभी हो रही है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं विद आंसर की, अपने आप से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे रखा है। वहां पे क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल पे, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों इसी प्रकार की वीडियोज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों चरण कमल का मतलब होता है चरण है जिसके कमल समान। ठीक है, इसको दो प्रकार से पढ़ते हैं, चरण है जिसके कमल, या चरण है जिसके कमल समान, या इसको हम कह सकते हैं चरणों में है कमल जिसके। तो ये तीनों का अलग अलग बोध हो जाता है दोस्तों। तो यहां पे चरण और कमल दो यहां पे तत्व एक साथ आते हैं, तो इसको हम कहते हैं कर्मधारय, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, कर्मधारय, चरण है कमल जिसके, चरण है कमल जिसके दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर होगा, कर्मधारय समास होगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आया होगा, और आप हमें कमेंट सेक्शन बताइए कि यहां पे 25 में से आपने कितने सवालों का सही आंसर दिया है दोस्तों। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार वीडियोज के लिए। मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।